Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज का वीडियो हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है और इस वीडियो में मैंने सारे फ्रैक्शन को पूरा कवर किया है। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या रूल्स होते हैं, हम लोग उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है ना, अलग अलग तरीके से रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर किया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो सो पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एक तो कनेक्शन समझ में आए, प्लस सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज भी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है और क्या करना होता है हमको फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन से कन्वर्जन्स भी है, अलग अलग मेथड है, एलसीएम है, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में रखी हैं। सो आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे और अगर चैनल पे पहली बार हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सिंपलेस्ट वे में सारे कॉन्सेप्ट कोई भी जो सीखना चाह रहा है उसको वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आज का इस टॉपिक में हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। इसको सभी लोग जनरली क्लास 9-10th में पढ़ते हैं, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम ले लें, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हो सकता है जब हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल में नंबर्स आते हैं। सो देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, मतलब इसको हम लोग x अपॉन वाई, a बाय b, p बाय q का फॉर्म भी बोला जाता है। मतलब कुछ नंबर्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। सो ये इसका जो है क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। सो फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप से हैं। पहला सिंपल होता है, साधारण। दूसरा होता है डेसिमल, जिसमें दशमलव भी होता है, डेसिमल आता है। तीसरा होता है कंटिन्यूड, मतलब सतत एक के नीचे एक, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है। सो कंटिन्यू में होता है वो कैसे होगा, उसका क्या फॉर्मेट है, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर। देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है उचित भिन्न या सम भिन्न, मतलब जो जिसका रेशो, जिस फ्रैक्शन का रेशो हमेशा एक से मतलब क्या हो, छोटा हो। जब भी रेशो एक से छोटा हो तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है। कैसे, मतलब हर बड़ा होना चाहिए अंश से, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, 3/7 हो सकता है, 5/8 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जो नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 15 ले लिया तो इसको हम लोग 8 ले सकते हैं, कुछ भी। सो ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं, ये सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएंगे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो 0 पॉइंट समथिंग की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब वो एक से तो छोटा ही होगा, क्योंकि रियल लाइन हम जानते हैं ना, इधर होता है 0, इधर होता है +1 2 3 1 2 3, इधर होता है -1 -2 एंड -3। सो वैल्यू जो है वो 0 से छोटी ही होगी, इधर ही लाई करेंगे। और इसका जस्ट उल्टा केस इम्प्रॉपर, जिसको अनुचित और विषम भिन्न भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट केस, मतलब हमेशा इसका जो रेशो होता है वो एक से बड़ा होगा। इसका मतलब अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 7/3 लिख दिया, 8/5 लिखा, ठीक है, 15/8 लिख दिया, या कुछ भी नया नंबर ले सकते हैं, 17/9 लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें जो उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, बड़ा हो। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो फ्रैक्शन बना है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन की। कंपाउंड फ्रैक्शन जो है जनरली पूछे जाते हैं, जैसे कि 4/5 ऑफ 18/17, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो हम लोग ऑफ लगाते हैं, या हिंदी में इसको का भी बोलते हैं। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर, या फिर जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा सो उसको हम लोग कहेंगे कि वो जो है कंपाउंड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे कि वो कंपाउंड फ्रैक्शन है। अब
मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स करा हुआ फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने लिखा 2 + 3/4, इसको मैं क्या करूंगा, मिक्स्ड में कैसे 2 3/4 भी लिख सकता हूं। सो यही होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे कि होता है ना 14 2/7 हो गया, है ना, 12 13/18 हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो इस केस में हम लोग उसको कहेंगे कि वो जो है एक मिक्स्ड मतलब मिश्र भिन्न होगा, कंपाउंड सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं है, तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ देते हैं, सो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे कि 3/7/13/19, ठीक है, इस तरीके से हो गया, या मल्टीप्लाई बाय 18/27, इस तरीके से। सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में हो गया, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात आती है कि फ्रैक्शंस में इसका ऑर्डर का क्वेश्चंस आता है। कई बार बोला जाता है आपको कई सारे फ्रैक्शंस दे देंगे, पूछेंगे कि ऑर्डर बताइए इससे, या फिर इसको ऑर्डर में जमाइए। असेंडिंग हो गया मतलब आरोही, या डिसेंडिंग मतलब अवरोही। इसमें सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैंने बताई है, जब अगर आप इंग्लिश से समझें इसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है। असेंडिंग का मतलब होता है ए। अब आप ए को इस तरीके से लिख लीजिए बस, तो ये हो गया असेंडिंग, बाकी जो भी बचेगा वो डिसेंडिंग हो जाएगा। सो क्या होगा, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर। जब इस फॉर्मेट में हम लोग किसी भी नंबर्स, कोई सीरीज हो गया या फिर फ्रैक्शन हो गया, उसको अरेंज कर देते हैं, सो वो हमारा जो अरेंजमेंट कहलाता है वो असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट कहलाता है, या फिर हिंदी में उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना कहते हैं। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले बोला जाएगा, और फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे जस्ट छोटा, और इस तरीके से क्रम आगे चलता जाता है। तो असेंडिंग को समझ लीजिए, जो भी बचा हुआ वो डिसेंडिंग कहलाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि असेंडिंग और डिसेंडिंग तो सबसे आखिरी में डिसाइड होते हैं ना, कि कोई भी फ्रैक्शन है वो बड़ा है या छोटा, तब कब जमाएंगे उसको, जब ये पता कर पाए कि वो बड़ा है या छोटा। सो वो पता करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा या कौन सा फ्रैक्शन है वो छोटा होगा। उसको पता करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। सो उन्हीं मेथड पे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, जो डिवीजन मेथड के नाम से जानी जाती है। ये मेथड सबसे अच्छी मेथड है, बेस्ट मेथड बोल सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम कंज्यूम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि डेसिमल कुछ ऐसे एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सेट करता है जिसमें जो डेसिमल के प्लेसेस तक कुछ नंबर काफ़ी सेम होते हैं। सो उस केस में क्या करना होता है, हमें कई 2 या 3 बार कैलकुलेट करना होता है। वो मैंने रखा है एक एग्जाम्पल ऐसा, सो हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या है कि सबसे पहला काम, मान लीजिए यही मेरे पास क्वेश्चन है, उसने बोला है इसको असेंडिंग में ऑर्डर में जमाइए या फिर डिसेंडिंग में जमाइए, तो उसके पहले, जमाने से पहले हमको पता भी तो करना होगा कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो वो पता करने की फर्स्ट मेथड डिवीजन, मतलब डिवाइड करते जाएंगे, इसका इसमें डिवीजन कीजिए। डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा फ्रैक्शन, और जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो करते हैं इसको, जैसे कि 3/7, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएगा, सो ये होगा 4 टाइम्स जाएगा तो 28। बस यहाँ अभी इसको रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बाकी का भी तो चेक करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको आगे हम और बढ़ा लेंगे, अगर ऐसा सिमिलर आंसर किसी और में भी आता है तो। ठीक, 2/9 का करते हैं। ये कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। चलिए आगे और भी करने की जरूरत होगी या नहीं होगी हम आगे पता लगाएंगे। 4/13 है, सो कितना होगा, ये हो जाएगा 3/39। ठीक है, और ये कितना है 6/11, ये होगा 5 टाइम 55 में, क्योंकि 6 टाइम तो 66 हो जाएगा। सो अब बच रहा है मेरे पास 7/9, तो ये कितना होगा, ये होगा 63 में जाएगा ना, तो 7 टाइम्स चले जाएगा। सो देखने पे पता लग रहा है ये सब अलग अलग है, इसलिए हमको ज़्यादा इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
हम इन्हीं को देख करके बोल देंगे कि कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है। सो मैंने जस्ट अभी भी बताया, डेसिमल का जो भी मेरे पास आंसर आता है उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। और हमेशा आप इस तरीके से जमाएं और जैसा आंसर में बोला है फिर अपन उस तरीके से उसको मैनेज कर देंगे। क्या बोला कि हम हमेशा इसको इसी तरीके से जमाएंगे कि सबसे बड़ी पहले रखेंगे, फिर उससे छोटी और चलती जाएगा। और जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेंगे या फिर कंपेयर कर लेंगे, आंसर तो मिलेगा ना सामने। सो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। सबसे बड़ा देखिए इसमें 0.7 है, मतलब सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 7/9। ठीक है, उससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा था तो ये 5 था, सो 6/11। ठीक है, उससे बड़ा क्या था ये 0.4 किसका था तो 3/7, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बड़ा कौन है 0.3 वाला, मतलब 4/13 वाला। उससे बड़ा कौन है 2.9 वाला। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब ये तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग पूछा होता तो हम लोग इधर से लिख देते साइन चेंज करके। आ रही है बात समझ में। सो इस तरीके से इसको उल्टा लिख देते तो डिसेंडिंग हो जाता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए जो भी मैंने अभी तक बताई है। देखो इसमें भी हम लोगों को यही करना है, डिवीजन का लगाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये तो 4 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करने की आगे जरूरत ही नहीं है। ठीक, ये कितना होगा इसको करेंगे तो देखिए ये हो गया मेरा 2.5 का, ये 2.5 का ले लिया ना, इधर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट में मैंने लिया 3.8, सो ये होगा 3 टाइम में जाएगा। चलिए अब इसको यहीं स्टॉप कर देते, जरूरत पड़ी तो आगे भी और करेंगे अगर ऐसा कि ऐसा कहीं और भी नंबर आता है तो। ठीक है, अब 4/9 करते हैं। सो 4/9 करेंगे तो 0.4। अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0.4 आ चुका है तो इसको आगे और करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 36, फिर 0 लगाएंगे, फिर से 36 मतलब 0.44। ठीक है, अभी आगे करना चाहेंगे नहीं करेंगे, फिर से आगे अगले नंबर बताएगा हमको, अगला नंबर नेक्स्ट 5/13। तो देखिए इसको करेंगे तो 13 3 टाइम्स जा रहा है, मतलब 3 पहले आ चुका है, मतलब इसको ज्यादा लेना पड़ेगा हमको। और उसको भी चेक करेंगे आगे। देखिए पहले इसको कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3 टाइम्स 24 और 6 बचेगा, सो 7 टाइम्स में जाएगा 56। और यहाँ क्या होगा 0, सो 39, फिर बचेगा 11 बच गया। सो इसको करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 104, सो 8 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब लास्ट में बच रहा है 6/11, सो इसको करेंगे तो 0.5 समथिंग कुछ आएगा। अब 5 वाला तो कुछ है ही नहीं, सो उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। आ रही ना बात समझ में आ गई बात। सो 0.5 या कुछ समथिंग कर लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट में सारे आ गए ना, 2 डिजिट वाले सब ले लिए, सो उसको भी 2 डिजिट में लगाते हैं। सो ये हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स। ठीक, सो अब देखने पे हमको समझ में आती है बात। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट होना चाहिए तो कंप्लीट हो जाएगा, 0 बचेगा। अब जो सबसे बड़ा है वो पहले हो जाएगा 6/11 क्योंकि 0.54 सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 4 मतलब बड़ा हो जाएगा 4.9। उसके बाद देखने पे पता लगता है कि 38 वाला, देखो ये दोनों कितने पास पास वाला केस था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। सो 5/13 नहीं 2/5, सॉरी ये 2/5, 40 है ना पहले, ये नहीं पहले 40 है तो 2/5 आएगा, 2/5 देन आएगा 5/13 देन आएगा 3/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड मेथड मैंने क्या बताया है, डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस भी लेना है आपको और पता भी करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो ये जो है कुछ स्पेशल केसेस ही हो सकते हैं इसके, उसमें क्या होता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस मेथड, जब मेरे पास क्वेश्चन में अंश और हर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, मतलब जो भी उसमें अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, वो अगर समान मतलब इक्वल है, जब भी डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस इक्वल है, सो जब भी डिफरेंस इक्वल होता है, सो जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, जो सबसे छोटी संख्याओं से बनी हुई संख्या होती है, वही सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन हो जाती है। और जब सबसे बड़ी संख्या बनी हुई होती है, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। कैसे होती है मैं फिर से बता देता हूँ। डिफरेंस देख करते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, सब में 5 का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस इक्वल है। सो अब इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या, सबसे छोटी संख्या से संख्या, सबसे छोटी मतलब देखिए ये सबसे छोटी संख्या है ना इन सब में, और इनमें भी सबसे छोटी यही है। सो ये संख्या जो है ये सबसे क्या होगी, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन है, सबसे छोटी। और ये जो फ्रैक्शन है ना, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी हम लोग इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग आंसर मैच कर सकते हैं ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इन दोनों को कैसे डिसाइड करें। सो उसके लिए आगे मेथड रखी है मैं तो पर्टिकुलर केस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने आगे दूसरी मेथड्स रखी हैं, किस तरीके से आप सभी को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है इसका भी स्पेशल केस। तो क्या होना चाहिए कि जब भी मेरे पास अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पहली चीज डिफरेंस तो इक्वल हो, मतलब सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दूसरा, जब भी मेरे पास अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, सो उस केस में क्या होता है, वह संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा, मतलब वो वाला जो भी नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। सो सबसे छोटा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं, अभी 5, ठीक है 5 का डिफरेंस है, और पहला केस तो ठीक है डिफरेंस 5 हो गया। क्या अंश बड़ा है हर से? देखिए ये दोनों बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, सभी बड़े हैं, तो ये दोनों केस हो गए। इसका मतलब अब हम लोग छोटा बड़ा बता सकते हैं। वह बड़ी कौन सी होगी इनमें से जिसका अंश सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अंश तो इसी का है ना, सबसे छोटा नंबर 14 ही है। सो ये सबसे क्या होगी, ये होगी बड़ी, और अंश जिसका सबसे बड़ा हो जाएगा वो सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसमें अंश सबसे छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। और सबसे छोटी वो होगी जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा न्यूमरेटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये इसका बेसिक चीज है। फिर से क्या होगा, दोनों चीजें हैं, इसका मतलब क्या कि सबसे बड़ी वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, और सबसे छोटी वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। ये तभी होता है जब ये दोनों केस होते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड इज मोस्ट कॉमन और सबसे अच्छी मेथड है, बट ये कहीं कहीं लगती है, सभी जगह लगाने में इसको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं उसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो इन सबका एलसीएम मैंने जस्ट पहले बताया, किसी ने वो वीडियोस नहीं जा करके देखें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने वहां पर सारी मेथड्स को रखा है एक ही वीडियो में। अगर आप वीडियो को ढंग से देखते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे मेथड्स उसी वीडियोस में मैंने कवर किए हैं, और एक से एक मेथड्स हैं जो कि आपको विद इन ए सेकेंड हेल्प कर सकती है फाइंड आउट करने में, ठीक है। यहाँ क्या करना है, हमको एलसीएम लेना। जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे, अगर उसने पूछ लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सो उस केस में हम लोग उसका एलसीएम को कैलकुलेट करके भी हम लोग ये सारी चीजें बता सकते हैं, कौन सा बड़ा होगा कौन सी छोटी होगी, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी कौन सी छोटी, कौन सा असेंडिंग कौन सा डिसेंडिंग,
ठीक है। सो क्या करेंगे, इनका सबका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो देखिए एलसीएम मैंने बताया था एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़े नंबर पे फोकस करते हैं और चेक करते हैं कि सबसे डिविजिबल है, हाँ कंप्लीट है, तो इसका मतलब यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक। सो अब हम लोग जानते हैं ये 6 टाइम जाता है और ये हो जाएगा कितना 18। दूसरा वाला क्या होगा, ये हो जाएगा ये 13 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 इंटू 7 कितना होता है, ये तो 1 टाइम में कैंसिल होगा मतलब 9। ये हो जाएगा कितना 12 टाइम में, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाता है 96। 96। अब क्या होगा कि जो सबसे बड़ा होगा ना वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, यहाँ जो नंबर जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 96 जो है ना वो इसका है, 9 इसका है, 21 इस वाले का है, इस वाले की वैल्यू है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 8/3। 8/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन है फिर 21, मतलब फिर आएगा 7/12। फिर 18 वाला मतलब 3/6। फिर सबसे छोटा कौन सा हो गया 9/36। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। यहाँ पर मैंने हमेशा बड़े नंबर को पहले रखा है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसा हम करेंगे। ये तो जनरल बताया है मैंने। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और रखा है, उसको भी देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। इसमें भी हम लोग एलसीएम मेथड ही लगा रहे हैं अभी। सो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा नंबर पे फोकस करते हैं। क्या सबसे डिविजिबल है 5 से, इन दोनों से नहीं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बढ़ाएंगे, 2 करेंगे 50 सबसे हो जाएगा बट इससे नहीं होगा। सो फिर बढ़ाएंगे 75 इससे हो जाएगा, इन दोनों से नहीं होगा। फिर एक और बढ़ाएंगे तो 100 तो सभी से हो जाएगा, इसका मतलब 100 मेरा एलसीएम है। ठीक है, तो ये जाएगा 20 टाइम्स ना, 20 टाइम्स जाएगा, 20 इंटू 7 140। ठीक है, ये होगा 4 टाइम, 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू 7 17 70। ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है सॉरी 5 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 40। तो ये जो वैल्यूज आई ना, ये 40 इसकी है, 70 इसकी है, 12 इसकी है और 140 इसकी है। तो हम लोग कह सकते हैं 7/5 ही सबसे बड़ा है, क्योंकि 140 सबसे बड़ा है। उसके बाद बड़ा कौन है 70, मतलब 7/10 सबसे बड़ा है। उसके बाद बड़ा कौन है 40, मतलब 8/20 सबसे बड़ा है। उसके बाद बड़ा कौन हो जाएगा 3/25। इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी से कोई भी फ्रैक्शंस को बता सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जल्दी से जल्दी हमें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस भी रखे हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स भी मैंने रखी है। उसके पहले 2 स्पेशल केस है। स्पेशल केस जहां पर हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो जाए और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तब क्या होगा, उस केस के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं, है ना। ये तो अभी हमारे पास हो गया। जब सेम न्यूमरेटर हो मेरे पास, मतलब जब न्यूमरेटर सेम हो जाए तब क्या करेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मेरे पास न्यूमरेटर सेम होगा तब देखिए, अब ये एग्जांपल देखिए। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है मतलब अंश, देखो ये भी 7 है ये भी 7 है, मतलब एक जैसा न्यूमरेटर। जब एक जैसा न्यूमरेटर होता है, सो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होती है उस पर ध्यान देना। जब न्यूमरेटर सेम होता है, सो वो फ्रैक्शन सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है। क्या कि सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मतलब ये सबसे छोटी। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, कि अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो गया और वो वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या बोला, वो वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ 9 का है, मतलब ये जो है सबसे
छोटी फ्रैक्शन है। और ये जो फ्रैक्शन है, अब इसमें सबसे छोटा तो यही है ना, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर में अप्लाई करके चेक कर लेना, यही होगी सबसे बड़ी और यही सबसे छोटी होगी, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट केस, जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर सब में सेम है, देखिए सबके सेम डिनोमिनेटर है। सो जब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सो सबसे छोटी वो कौन सी, मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी जिसमें अंश मतलब न्यूमरेटर, जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा हो, न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। क्या बोला कि वह भिन्न सबसे छोटी होगी, मतलब वह भिन्न सबसे छोटी, मतलब वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो, और वो सबसे बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। क्या बोला कि अब इसमें सबसे छोटी कौन सी, जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से कौन सा छोटा है? न्यूमरेटर सबसे छोटा तो यही है, मेरे ख्याल में यही न्यूमरेटर सबसे छोटा है, 3/9 वाला है या नहीं है। सो यही भिन्न जो है ना सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी यही है। और न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसमें है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये है या नहीं है। सो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ना, ये होगी मेरे पास सबसे बड़ी, ठीक है। आप कैलकुलेटर में अप्लाई करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। सो अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शंस भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लास्ट मेथड बची है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत अच्छी मेथड मानी जा सकती है, ये भी हमारी बेस्ट मेथड हो सकती है। कौन सी बेस्ट? एक तो डिवाइड कर लीजिए, वो मतलब डेसिमल वाली, आप उसको डिवाइड करते जाओ, जो डेसिमल सबसे बड़ा हो वो बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, और जो सबसे छोटा डेसिमल हो वो छोटा फ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग, ये मेथड है जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से हम लोग क्रॉस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ करेंगे हम लोग 7 × 5 और ये करेंगे 8 × 9, तो ये आएगा 72 और ये आएगा कितना? 35। अब इन दोनों में जो भी बड़ा होगा ना, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 72 बड़ा है, मतलब 8.5 वाला फ्रैक्शन 7.9 वाले से ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अब अगले पे देखते हैं, नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट पे क्या है, ये करते हैं हम लोग 16 × 7 और ये होगा 15 × 3। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और ये होता कितना? 112। सो अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 112, मतलब 16/15 इज ग्रेटर देन 3/7। आई होप ये सबसे इजी है। जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट रखा है मैंने, मतलब जो हमारा जो टाइप था उसमें क्लासिफिकेशन में डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में मैंने बात की थी। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है और हमें डेसिमल्स की बात आती है तब। सो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 या फिर 10 की पावर की हो, मतलब घात में हो, 10⁻1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो। सो उस केस को हम लोग कहेंगे कि वो जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होगा। जैसे कि 7/10 करेंगे, सो जितने भी जीरो नीचे होते हैं ना, जितने भी जीरो नीचे होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही नंबर आते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर 10 है तो डेसिमल के बाद 1 ही नंबर होगा, या 20 है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस होंगे, 30 है तो क्या होगा? डेसिमल के पास 3 प्लेस होंगे, मतलब 9 तो होगा लेकिन ये 3 प्लेस हो गए, ठीक है। ये 4 है तो डेसिमल के पास 4 प्लेस होना चाहिए, 1 2 तो है, 3 और 4 हो जाएगा और फिर डेसिमल लगेगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से डेसिमल प्लेस होता है। और आई होप डेसिमल टू आपको नॉर्मल नंबर या सिंपल नंबर कन्वर्जन आता होगा। सो वो नहीं रखा है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस में ही, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत दशमलव भिन्न। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न, और एक टाइप और है
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत दशमलव भिन्न। सो क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है वो समझेंगे। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद, मतलब दशमलव के कुछ आगे स्थानों के बाद वो पूरा डिवाइड हो जाता है। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद जो आने वाले नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स तक वो कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा ना बढ़े, उस केस को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब शांत। डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद कंप्लीटली डिवाइड, पूर्ण विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए 7/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो ये आएगा 3.5। एग्जाम्पल के लिए 1/2, तो ये 0.5, इसके आगे तो सोल्व होगा ही नहीं, कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से 5/8 रखेंगे सो 0.625 होगा, आगे नहीं आएगा। तो पहला केस, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जस्ट उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, जस्ट इसका अपोज। डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद भी कंप्लीट डिवाइड, पूर्ण विभाजित नहीं होता। जब ऐसा होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, मतलब रिपीट होता जाता है नंबर आगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर अशांत दशमलव भिन्न है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप अब आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। अब ये तो होगी टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका भी एक स्पेशल केस, रिकरिंग डेसिमल, मतलब आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब बार बार आना, ठीक है, रिकरिंग नंबर होता है ना। सो अब इसमें क्या होता है, को जो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्या, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। कि अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने 1/3 ले लिया। इसको जब आप कैलकुलेटर में अप्लाई करोगे सो ये आंसर 3333 आता जाएगा आगे तक। सो जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है कंटिन्यूसली, मतलब डेसिमल के बाद भी वो नंबर बार बार रिपीट होता है, सो उस रिपीट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर एक छोटा सा बार लगा देते हैं। कई बार बार लगा होता है और कई इस तरीके से पॉइंट बना देते हैं दशमलव जैसा। मैक्सिमम तो आपको बार ही देखने को मिलता है। सो ये जो रिपीट नंबर होता है उसी के ऊपर ये बार लगा दिया जाता है और उसको ऐसा समझा जाता है कि ये जो नंबर है ये कई बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर है, आवर्ती है, बार बार आ रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिया मैंने। वो नंबर इस तरीके से कि पहला नंबर तो ठीक है बट उसके बाद रिपीट हो रहा है। सो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हमें बार लगाना है, जैसे कि 0.37 बार। तो हम लोग समझ जाएंगे कि 3 तो ठीक है, उसके बाद 7 कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, अब रिकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार से होता है, दो टाइप है इसके। पहला जो होगा वो प्योर शुद्ध है ना, और दूसरा होता है मिक्स्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। क्या होता है, प्योर के बारे में बात कर रहे हैं। सो प्योर में क्या होगा कि जैसे कि डेसिमल के बाद ही जो नंबर आ रहा है ना वही रिपीट हो रहा है बार बार, और यहाँ क्या होता है मिक्स्ड में कुछ नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे बट उसके बाद कुछ नंबर हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो ये दोनों अंतर है, हालांकि कुछ ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसके टाइप्स हो गए और दोनों में अंतर भी हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, कोई रिकरिंग डेसिमल है उसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई रिकरिंग है उसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। सो एक फैक्ट और बता देता हूं, उस फैक्ट को समझने की कोशिश करना, आप देखते ही पता कर पाएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। किसी भी फ्रैक्शन के हर, मतलब डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर का फैक्टर, जैसे कि ये इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 3 हो गया, 45 हो गया, या फिर अपन इससे एग्जांपल को समझते हैं ये या फिर ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग में समझा देता हूं। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या फिर 5 हो तो वह टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज सारे जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। मतलब जैसे कि इस एग्जांपल को समझना, क्या बोला कि कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 का होना चाहिए। सो
ये एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर देखिए 2 का है क्या, हाँ 2 का है, और ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, मतलब ये जो है ना क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। इसके अलावा सारे जिसका फ्रैक्शन 2 या 5 से ना हो वो क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग उसको क्लियरिफाई कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जन, कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कैसे होता है, कन्वर्जन को समझते हैं। कोई भी डेसिमल होगा, है ना, उसमें कुछ नंबर होंगे, कुछ रिपीटिंग होंगे तो उस पर बार लगा के दी जाएगी क्वेश्चन में। सो समझने वाली बात यह है कि जितने भी नंबर्स पे बार लगती है ना, जितने नंबर पे बार लगेगी, जितनी बार मतलब नंबर पे ये लगेगा बार, उतने ही हमें 9 प्लेस करना होते हैं उसकी जगह, कितने, उतने ही 9 को प्लेस करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अब मैं समझाऊंगा अभी इसको भी बाद में, पहले इसको समझिए। जितनी बार लगी है उतने 9 नंबर आएंगे, और जितनी भी नॉन बार वाले नंबर है उतने ही 0 लग जाएंगे, किसके, 9 के आगे। क्या बोला, जितनी बार लगी है उतने 9 आएंगे, जिस पे बार, जितनी बार नहीं है, जिन जिन नंबर्स पे बार नहीं है, बार को छोड़ करके, एक्सेप्टिंग द बार, सो उन नंबर्स को हम लोग 0 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक जस्ट फॉर्मूला है, नंबर माइनस प्योर नंबर, ठीक है, अपॉन 9 या 0। ठीक है, 9 तो वो करेंगे जितनी बार रिपीट बार आई है, और 0 उतने जितने नॉन जीरो वाले, नॉन बार वाले नंबर है। एग्जाम्पल को समझाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, जितनी बार उतने 9 आना चाहिए, मतलब इस तरीके से होगा, जितनी बार उतने 9, बार कितने टाइम से। ठीक है, अब नॉन बार वाला नंबर तो है ही नहीं ना, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, डेसिमल के बाद कोई भी नॉन बार वाला नंबर तो है ही नहीं, तो 0 तो आएगा ही नहीं। अब क्या करते हैं कि 0.27 है मेरे पास, ठीक है, सो क्या करेंगे कि नंबर, जो भी नंबर था, जो भी नंबर थी, पूरा नंबर क्या होगा, 027 होगा या नहीं होगा। अभी डेसिमल को भूल जाइए, हमको तो डेसिमल हटाना है अभी, इसीलिए तो इसको कर रहे हैं, डेसिमल को हटा रहे हैं, तभी तो हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं रिकरिंग नंबर को। सो डेसिमल हटाया, सो जितनी बार है उतने 9 लगा दिए, और फिर माइनस, तो ये माइनस प्योर नंबर कितना था। अब प्योर नंबर का क्या मतलब हो गया, प्योर नंबर मतलब जो डेसिमल के पहले था उसको मैंने प्योर नंबर बोला है। ठीक है, सो उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, जो आंसर आता है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो देखिए, जितनी भी बार 9 आया ना, हम लोग प्योर नंबर को माइनस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या होगा मेरे पास 27/9, इसको हम लोग 9 से कैंसिल आउट करेंगे, सो 3 और ये 1 सो ये मेरा सिंपल नंबर बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से ये 1.27, तो देखिए इसको समझना, कितनी बार है, 2 टाइम्स बार है, तो नंबर कितने आएंगे, 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब बचा क्या है, 0 का मतलब क्या, नॉन बार वाले नंबर कितने हैं यहाँ पर, डेसिमल के पहले 1 है, मतलब 1 कुछ वैल्यू रखता है ना अपनी, इसीलिए 0 को तो कुछ नहीं काउंट नहीं करेंगे हम। सो यहाँ क्या होगा, 1.27 बार। अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई डेसिमल के बाद तो नंबर नहीं है नॉन बार वाला, इसलिए यहाँ पर भी 0 नहीं लगेगा। ठीक है, अब मतलब जितनी बार होती है उतने 9, और डेसिमल के बाद कोई नॉन बार वाला नंबर होता है तो उतने 0। सो डेसिमल के बाद यहाँ पर कोई भी नॉन बार वाला नंबर है ही नहीं, तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, नंबर कितना था, 127 था कि नहीं था, माइनस प्योर नंबर मतलब डेसिमल से पहले कितना था, 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 126/99। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 14/11 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। सो 14/11 हो जाएगा। अब थर्ड में देखते हैं 2.7 बार। ठीक है, 2.7 बार है, यहाँ पर ध्यान देना, 2 पे नहीं है, 7 पर है। तो मैंने सारे केस आपको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल सेट किए। क्या होगा, नंबर, सबसे पहले तो हम लोग बार को सेट करें, कितनी बार है, एक बार, एक पर बार है तो एक। अब डेसिमल के पास कोई ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं आता, हाँ यहाँ पर तो है, 2 है, मतलब 1 0। ठीक, अब क्या करेंगे, नंबर मतलब 27 प्योर नंबर, पूरा नंबर, माइनस प्योर नंबर मतलब डेसिमल के पहले कुछ था क्या मेरे पास, मतलब प्योर नंबर मतलब क्या होता है कि अब नॉन जीरो नंबर यहाँ पर माइनस करना होगा आपको, नॉन जीरो नंबर मतलब नॉन बार वाला नंबर, ये, सो 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। सो ये होगा मेरे पास 25/90,
और इसका मतलब होगा 5/18। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले क्या किया, बार चेक किया, 1 पर बार है मतलब 1 9 है। अब नॉन बार वाला नंबर कितना है, 1 है, डेसिमल के बाद तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा नंबर। अब प्योर नंबर का मतलब क्या कि विदाउट बार वाले नंबर्स, तो विदाउट बार वाला नंबर्स कितना है, यहाँ पर 1 था तो 1 माइनस किया, 0 था तो 0 कर दिया। यहाँ पर विदाउट बार वाला नंबर 2 है तो 2 माइनस कर देंगे। अगले में ऐसा ही करते हैं। देखिए 5 6 8 बार है, सो समझने की कोशिश करना कितनी बार एक नंबर के बार है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 9 लगा देंगे। और नॉन बार वाले नंबर 2 है तो 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्योर नंबर माइनस करेंगे तो 568। अब माइनस क्या होगा, प्योर नंबर मतलब विदाउट बार वाला नंबर 56 था तो 56। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो ये आएगा 128/225। ठीक है, सो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1263 बार, है ना। सो इसमें क्या होगा, जल्दी से समझ लीजिए। 1263 बार, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें भी हम लोग बार ही कैलकुलेट करेंगे ना। सो बार वाले को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बार वाले में क्या होगा कि बार वाला नंबर कितने हैं, 2 पे बार है तो 99, कितने पे बार नहीं है, 2 पर ही है तो 00। अब जो नंबर नहीं है वो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कंप्लीट नंबर। ठीक, सो 1251 डिवाइडेड बाय 9900, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो ये आएगा 138/1100। 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखो चेक कैसे करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने सिखाई थी, 5 + 2 9, 7 + 2 9। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल, ठीक है, जो कंटिन्यूस फ्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में बात कर रखी है। कंटिन्यूस फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या करना था, ये वाली अप्रोच लगानी, नीचे से ऊपर। इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं, ट्रिक्स भी हैं, वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें रखूंगा कि हम लोग देखते से ही बता देंगे। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करना चालू करना, मतलब ये वाला, फिर ये, देन फिर लास्ट वाला। सो 5/4 + 7/, अब देखिए ये 44 हो जाएगा, 44 - 10 34, तो ये 34/11 हो जाएगा, पहला स्टेप। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसको रिवर्स करेंगे ना, तो 77/34 होगा कि नहीं, 5/4 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 77/34। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे, क्या होता है 6 और 1 हो जाएगा, तो 136 + 77/34, और ऊपर क्या होगा 5 रिमेनिंग रहेगा। आगे बढ़ेंगे, सो ये 34 भी ऊपर जाएगा, तो 5 × 34 अपॉन, इसको 8 करेंगे तो कितना आएगा, 213। ठीक है, हाँ 213 आ रहा है, और इसको जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे सो ये हो जाएगा मेरे पास 170/213। सो इस टाइप की जब भी मेरे पास फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग कंटिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूसली आती जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा, फ्रैक्शंस